देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है और मंत्रियों के विभाग भी बांट दिए गए हैं। इसमें खास बात यह है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में जो प्रमुख विभागों का बंटवारा जिन मंत्रियों को किया गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि नए चेहरों को भी बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 9 जून को तीसरी बार पीएम मोदी ने अपने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली, जिसके एक दिन बाद ही मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया। इस कैबिनेट की खास बात यह है कि प्रमुख मंत्रियों के विभाग बरकरार रखे गए हैं। मतलब अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा विभाग, तो वहीं मोदी 2.0 की तरह नितिन गडकरी को परिवहन विभाग मिला है। एस जयशंकर को विदेश और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। इसी तरह रेलवे पर अश्विनी वैष्णव बरकरार हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान फिर शिक्षा मंत्री बने हैं। वहीं जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय में लौट आए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी बड़े मंत्रालयों से नवाजा गया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को कृषि, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास, वहीं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग का मंत्री बनाया गया। इनके अलावा सहयोगी दलों में टीडीपी के राम मोहन नायडू को एविएशन, जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय आवंटित किया गया। बिल्कुल, देखिए, तीसरी पारी शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में आ गए हैं। पहली कैबिनेट की बैठक में ही कई अहम फैसले लिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा घर बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि पिछले 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। कल पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें गरीबों और किसानों से जुड़े मुद्दे हावी रहे। इस मीटिंग में एनडीए घटक दलों के सभी मंत्री शामिल हुए। सबसे पहले पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी गई। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने के फैसले पर मुहर लगी। ये योजना शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए है। गरीबों को नए पक्के घर बनाकर दिए जाते हैं, जबकि दूसरे जरूरतमंदों को भी पक्के घर बनाने में सरकार मदद करती है। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत पिछले 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख लोगों के घरों का सपना पूरा हो चुका है। इस योजना में राज्य सरकार भी योगदान देती है, जिसके तहत एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये तो रही कैबिनेट बैठक की बात। कल सुबह पीएम मोदी ने किसानों को भी सौगात दी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिससे 9 करोड़ 3 लाख किसानों को फायदा होगा। देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज तो हो चुका है, लेकिन इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया और सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हुआ। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी घमासान मच सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नागपुर में चल रहे आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने मणिपुर का मुद्दा उठा दिया और बिना नाम लिए सरकार को सलाह दे डाली। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा और अचानक जो कलह वहाँ पर उपज गया या उपजाया गया, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। यही नहीं, धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी पर भी चिंता जाहिर की और इसे खत्म करने पर जोर दिया। समाज परिवर्तन से व्यवस्थाओं का परिवर्तन होता। नेतृत्व खड़ा हुआ, लेकिन नेतृत्व को समाज का प्रतिसाद मिलने के लिए समाज का परिवर्तन हुआ। चुनाव प्रचार में डीप फेक के इस्तेमाल पर भी नाराजगी जताई और विरोधी को प्रतिपक्ष कहने की सलाह दी। और बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार अचानक से सुलगने लगा। इस तरीके की झड़प हुई, कई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कई गाड़ियों को, इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। यहां तक कि इस झड़प में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं और इस तनाव को देखते हुए अब इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। जलती इमारतें, सुलगती गाड़ियां, बरसते पत्थर। हिंसा की ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की, जहां कल जमकर बवाल हुआ। हजारों की भीड़ ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस को घेर लिया। परिसर में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र होता गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई।
कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, मजिस्ट्रेट ऑफिस और तहसील में आगजनी हुई। इसमें 50 से ज्यादा 2 व्हीलर, 20 से ज्यादा 4 व्हीलर में आग लगा दी गई, जिसमें सरकार और पुलिस की गाड़ी भी शामिल है। उपद्रवियों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हुई, जिसमें 15 से 20 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। बलौदा बाजार में ये प्रदर्शन सतनामी समाज के लोगों ने किया। दरअसल 16 मई को कुछ उपद्रवियों ने बलौदा बाजार के अमर गुफा में तोड़फोड़ की थी। इसी के विरोध में कल सतनामी समाज प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन ये विरोध हिंसक हो गया। फिलहाल बलौदा बाजार में आसपास के जिलों में फोर्स बुला ली गई है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आज भी नीट की परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर एनटीए ऑफिस जाएंगे छात्र और इस बीच खबर यह भी है कि यूपी में आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए हुई नीट परीक्षा विवादों में घिरी है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगा है। देश भर से परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है, लेकिन जो छात्र मेहनत के दम पर परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं वो परेशान हैं। कल शिक्षा मंत्रालय के बाहर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ। एनटीए के ऑफिस के बाहर छात्र के माता पिता रोते चिल्लाते दिख रहे हैं। बेटे को डॉक्टर बनने का सपना सबसे पहले माता पिता ने देखा, जिसे पूरा करने के लिए बच्चा जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन अंजाम सामने है। क्या मांग है? क्या आप कहना चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम हो? हाँ जी, हमारी मांग है कि ये वाला पेपर रद्द किया जाए, दोबारा से एक फ्रेश तरीके पे पेपर किया जाए और एनटीए से टेंडर वापस लिया जाए। रीनीट होना चाहिए, मतलब दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि ग्रेस मार्क तो सिर्फ 1600 बच्चों को दिए हैं और जो पेपर लीक हुआ आप उस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्रालय की बाहर की है। जो स्टूडेंट्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम का आयोजन किया जाए। नीट परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप को लेकर आज भी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कैंडिडेट्स एनटीए ऑफिस के बाहर जुटेंगे। और अब बात ओडिशा की। ओडिशा में सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। आज विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। केंद्र में मोदी सरकार का गठन हो गया है। मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। अब पूरा फोकस ओडिशा पर है, जहां बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। ओडिशा में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी और कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी उपचुनाव में नहीं जाना चाहती, इसलिए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुने जाने की संभावना है। मोहन मांझी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा गिरीश चंद्र मुर्मू, सुरेश पुजारी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल, केवी सिंह देव के नाम की चर्चा है। महिला विधायक सुरमा पंधी और पार्वती फरीदा के नाम भी रेस में हैं। बीजेपी ने 147 सीटों वाली विधानसभा में 78 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज कांग्रेस रायबरेली में धन्यवाद समारोह का आयोजन करेगी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के जरिए अमेठी और रायबरेली की जनता का आभार व्यक्त करेंगे। रायबरेली की राजनीतिक विरासत संभालने वाले राहुल गांधी आज अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका के साथ वहां की जनता के बीच होंगे। बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराकर कांग्रेस के गढ़ अमेठी को दोबारा हासिल करने वाले केएल शर्मा भी रायबरेली में मौजूद रहेंगे। अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता दोनों इकट्ठे होंगे। फिर राहुल जी उनको संबोधन करेंगे, सोनिया जी संबोधन करेंगी, प्रियंका जी संबोधन करेंगी, उनको कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देंगी। रायबरेली और अमेठी की जीत के बाद सोनिया, राहुल और प्रियंका का ये पहला कार्यक्रम है और कांग्रेस ने इसका नाम धन्यवाद समारोह दिया है। ये कार्यक्रम शाम 4:30 बजे शुरू होगा, जिससे राहुल और प्रियंका संबोधित करेंगी। इसमें अमेठी और रायबरेली की जनता को न्योता दिया गया है। अमेठी में कांग्रेस जीती है। कांग्रेस के केएल शर्मा इस सीट को स्मृति ईरानी से छीनकर कांग्रेस की झोली में डालने में कामयाब रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी वाली रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी ने 3,90,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। और इसी बीच महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर आपको बता दें। ठाणे के भिवंडी इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें यहां पर लगातार जारी हैं। ठाणे के भिवंडी इलाके में एक फैक्ट्री थी जिसने आग पकड़ ली है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। तो महाराष्ट्र के ठाणे से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
ठाणे के भिवंडी इलाके में एक फैक्ट्री स्थित थी जिसमें आग लग गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग यहाँ पर लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ पर पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नम्रता दुबे हमारे संवाददाता, उनसे और जानकारी लेंगे। नम्रता, कैसे ये आग लगी है और अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि थाने से सटे भिवंडी तालुका के सरावली जो MIDC एरिया है, वहां पर एक डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में जो है वो आग लग गई। आग जो है वो सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब लगी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी शुरुआती वजह हो सकती है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है आग बुझाने का काम लगातार कर रही है। आपको बता दें कि सदाशिव हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस मौके पर यहाँ पर पहुंची हैं और लगातार आग बुझाने का काम कर रही हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो है किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, किसी के फंसे होने की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और कुछ ही देर में जो है आग को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि भिवंडी के ऐसे कई फैक्ट्रीज और इलाके हैं जहां पर इस तरह आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती है और फायर सेफ्टी को लेकर किसी तरह की कोई नियम फॉलो नहीं किए जाते हैं। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि किसी भी तरह से जो है इनको परमिशन दे दी जाती है और वहां पर किसी तरह की जो फायर सेफ्टी है उसके नॉर्म्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए जाते और इसी तरह की जो बड़ी घटनाएं हैं वो लगातार भिवंडी से सामने आती है। और आज सुबह भी तड़के 5:30 बजे यहाँ पर इस फैक्ट्री में आग लगी, जो डायपर बनाने की फैक्ट्री है, और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। गनीमत यह है कि कोई यहाँ पर फंसा नहीं है, कोई हताहत नहीं है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से भीषण आग यहाँ पर लगी और कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट इसकी वजह रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अश्विनी वैष्णव रेल भवन पहुंचे हैं। देखिए पहला दिन आज कार्यभार संभालने अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुंच गए हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से कार्यभार सभी मंत्री संभालने वाले हैं और ये अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए फूलों के साथ उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। आज से पदभार संभालने वाले हैं अश्विनी वैष्णव। साथ ही सभी मंत्री आज से अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। चलो भाई चलो। रेल भवन यहां पर अश्विनी वैष्णव पहुंच गए हैं। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले हैं और देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। फूलों से सम्मान कर उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। रेल भवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव रेल भवन पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत फूलों के साथ सम्मान देकर रेल भवन में उनका यहां पर स्वागत और साथ ही सम्मान किया जा रहा है। आज पहला दिन है, अपना पदभार संभालने के लिए, ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दिया गया है और अपना पदभार संभालने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन की ये तस्वीर है, स्वागत उनका किया जा रहा है। तो रेल भवन से ये अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें। विदेश मंत्रालय जयशंकर पहुंचे थे, जहां पहला दिन पदभार आज उन्होंने भी ग्रहण किया और देखिए फूलों के साथ उनका भी स्वागत किया गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सभी मंत्री अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं और उसी कड़ी में देखिए 2 तस्वीरें अश्विनी वैष्णव की और एस जयशंकर की। आज पहला दिन अपना पदभार दोनों ही ग्रहण कर रहे हैं। पहली तस्वीर रेल भवन से अश्विनी वैष्णव की। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वागत सत्कार के साथ रेल भवन पहुंचे हैं और आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तालियों के साथ भी देखिए किस तरीके से उनका स्वागत यहां पर किया गया। और वहीं बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपने देखी है जहां तमाम जो मंत्री हैं वो अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के अपने तमाम सहयोगियों को मंत्रालय का बंटवारा कर दिया है
और सहयोगी दलों को लेकर कहीं ना कहीं ये कयास इस बार लगाए जा रहे थे कि उन्हें भारी भरकम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भारी भरकम जो अहम मंत्रालय हैं वो बीजेपी के कोटे में ही गई है। अब सवाल ये है कि जो ये फैसला लिया गया है, क्या इससे गठबंधन के सहयोगी खुश हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ मैसेज दे दिया है कि सरकार किसी के दबाव में नहीं आएगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कयासों से इतर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने नए मंत्रिपरिषद में सहयोगियों को मंत्रालयों का जिम्मा सौंपते समय साफ कर दिया है कि वो सुधारों को जारी रखने और गवर्नेंस को ही अहमियत देंगे। ये साफ हो गया है कि मंत्रालयों के बंटवारे में घटक दलों का दबाव काम नहीं आया और ज्यादातर अहम मंत्रालय बीजेपी के कोटे के मंत्रियों के पास ही हैं, यानी हैवीवेट मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं। सीसीएस में किसी सहयोगी दल की एंट्री नहीं हुई है। कुल मिलाकर 5 सहयोगी दलों में से 5 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें से टीडीपी कोटे से मंत्री बने राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन जैसा अहम मंत्रालय जरूर मिला है, लेकिन जेडीयू कोटे के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिला है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। इस मंत्रालय का कार्यभार उनके पिता रामविलास पासवान और चाचा पशुपति पारस भी संभाल चुके हैं। जेडीएस से मंत्री बने एच डी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय दिया गया है। सहयोगी दल खासतौर पर जेडीयू की नजर रेल मंत्रालय पर थी, लेकिन इसमें चल रहे व्यापक सुधार और नीतिगत बदलाव की वजह से पीएम मोदी ने अपने भरोसेमंद अश्विनी वैष्णव पर ही भरोसा जताया है। बिहार से सहयोगी दलों को भारी भरकम मंत्रालय न मिलने पर सियासी वार पलटवार जारी है। हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर रखा है, उस विश्वास में पूरी तरीके से खरा उतरूंगा। भाई, मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है, कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें। पीएम ने पिछले सरकार के टॉप 4 मंत्रियों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो बीजेपी कोटे से ही शामिल अन्य कैबिनेट मंत्रियों को अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्रालय संभालेंगे। अमित शाह को गृह और सहकारिता मंत्री फिर बनाया गया। निर्मला सीतारमण वित्त तो एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने रहेंगे। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को फिर से शिक्षा मंत्री बनाया गया। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाए गए हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। जुएल ओरांव को जनजातीय मामलों का मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा मिला है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभालेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्री और पूर्वोत्तर विकास का जिम्मा मिला है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभालेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय मिला है। पहली बार कैबिनेट मंत्री बनी अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। किरण रिजिजू को प्रमोशन मिला है, वो संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने रहेंगे। मनसुख मंडाविया को श्रम एवं रोजगार के साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। जी किशन रेड्डी को कोयला और खनन मंत्रालय मिला है। पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुए सीआर पाटिल नए जल शक्ति मंत्री होंगे। लगातार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में
हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपनी भूमिका पालन कर रहा है उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। सहयोगी दलों से बनाए गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अन्य राज्य मंत्रियों को भी कोई बड़ा मंत्रालय हाथ नहीं लगा। शिवसेना से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने प्रताप राव जाधव को आयुष मंत्रालय दिया गया है। साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का कार्यभार देखेंगे। हालांकि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिए जाने पर नाखुशी जताई थी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को 2 विभाग मिले हैं। जयंत चौधरी को कौशल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार देने के साथ शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जयंत पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। राज्य मंत्रियों में सहयोगी दल आरपीआई के रामदास आठवले को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को कृषि मंत्रालय, टीडीपी के चंद्रशेखर पेमसानी को ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय दिया गया है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ गिरा, लेकिन फिर भी पार्टी को 12 सांसद मिले हैं। लेकिन मोदी 3.0 में पश्चिम बंगाल से सिर्फ 2 राज्य मंत्री बने हैं। सुकांता मजूमदार को शिक्षा और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला है, तो शांतनु ठाकुर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाए गए हैं। इस बार 12 सीट मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला। इससे यह साबित होता है कि बंगाल बीजेपी का नजर में कभी नहीं है। बंगाल का डेवलपमेंट करने का सोच बीजेपी का कभी नहीं है। बंगाल का डेवलपमेंट ममता बनर्जी द्वारा ही होगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर प्रशासनिक हिसाब से देखें तो मंत्रालयों का बंटवारा संतुलित है। एनडीए सहयोगी दल इससे कितना संतुष्ट होंगे ये देखना होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं होने की वजह से सहयोगी दलों का दबाव रहेगा। दबाव की राजनीति कैसे काम करती है देखना होगा। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, मणिपुर की बात करेंगे, क्योंकि मणिपुर का मामला बीजेपी की गले की फांस बना हुआ है। पिछले 1 साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। सवाल पूछे जाते रहे हैं, आखिर पीएम वहां पर गए क्यों नहीं? ये चुनावी मुद्दा भी बना और इसका फायदा कांग्रेस को मिला भी। अब मणिपुर हिंसा मामले का जिक्र कर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को हुआ। तकरीबन 24 घंटे बाद यानी कि 10 जून शाम को सभी मंत्रियों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान आता है। मोहन भागवत ने कहा, जनता ने जनादेश दिया है, सब कुछ उसी के मुताबिक होगा। क्यों, कैसे? आरएसएस इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने मणिपुर का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि 1 साल से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से इस पर विचार करना होगा। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। हम आपको बताते हैं कि आखिर मोहन भागवत ने मणिपुर का जिक्र क्यों किया। दरअसल मणिपुर में पिछले साल मई में 2 समुदाय, बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हल्की झड़पें हुई और देखते ही देखते ये हिंसा में बदल गई। इस हिंसा में अब तक कम से कम 130 लोग मारे गए हैं और 400 लोग घायल हुए हैं। 60,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मणिपुर में हालात बिगड़ता देख गृह मंत्री अमित शाह ने 4 दिनों का दौरा किया। अधिकारियों से कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन हालात बिगड़ते गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब वहां के हालात पर सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी कर रहा है। मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है, लिहाजा विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। पिछले 1 साल से ये मुद्दा बना हुआ है। पीएम ने एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया। चुनाव में भी ये मुद्दा बना रहा। राहुल गांधी ने मणिपुर से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले भी वो राज्य का दौरा कर पीड़ितों से मिले थे और इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की दोनों सीटों पर जीत मिली और चुनाव नतीजों पर बात करते करते भागवत ने मणिपुर का भी जिक्र किया। भागवत ने लोकसभा चुनाव के नतीजों और राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर भी अपनी राय रखी। भागवत ने कहा कि अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो उसे विरोधी कहना बंद कीजिए, विरोधी के बजाय प्रतिपक्ष कहिए। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि
जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो। लोकसभा चुनाव के बारे में भागवत ने कहा कि नतीजे आ चुके हैं और अब सरकार बन चुकी है, इसलिए क्या और कैसे हुआ इस पर बेवजह चर्चा से बचा जा सकता है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पढ़ते नहीं। मोहन भागवत ने चुनाव सुधार पर भी अपनी बात रखी और चुनाव के दौरान झूठ बोलने और फैलाने वालों पर सख्त आपत्ति जताई। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। मोहन भागवत ने कंपटीशन को जरूरी बताया, लेकिन आगाह भी किया कि ये सच्चाई के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अर्थव्यवस्था, रक्षा रणनीति, खेल, संस्कृति, टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में हमने कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया है। देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हुई नीट परीक्षा विवादों में घिरी है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा होने के आरोप लग रहे हैं और देश भर से परीक्षा को रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग की जा रही है। 4 जून को आए परीक्षा नतीजों के आधार पर हो रही काउंसलिंग को रोकने और पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी डाली गई, लेकिन जो छात्र मेहनत के दम पर परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं वो बहुत परेशान हैं। दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के ऑफिस के बाहर नीट के अभ्यर्थी और उनके परिजन कुछ ऐसे ही विरोध कर रहे हैं। ये उन अभ्यर्थियों के परिजन हैं जिनके बेटे बेटी इस साल नीट एग्जाम पास कर डॉक्टर बनने का सपना संजोए बैठे थे, लेकिन इनके मुताबिक परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर दिया गया। चिलचिलाती गर्मी में पेपर रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर खड़े इन परिजनों ने सपना ही देखा था, जिसे पूरा करने के लिए बच्चा जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन अंजाम सामने है। मेरे 630 मार्क्स बने और उस पे एक्सपेक्टेड रैंक अराउंड 9000 10,000 के आसपास आती है, पर इस बार 45,000 रैंक है। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि होगा। मेरे 10 मार्क्स कम आए थे उससे फॉर सम रीजन, पर ये मुझे फिर बाद में जो फाइनल आंसर किया है उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया तो फिर वही बन रहा था, जबकि जो आकाश की आंसर की थी उसके बेसिस पे 640 बन रहा था मेरे। फिर भी आपको लगता है कि दोबारा होना चाहिए? दोबारा से जो आप मेहनत करेंगे वो आपको चलेगा? हाँ जी चलेगा, एटलीस्ट पेपर लीक नहीं होगा, फर्जी डॉक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन आपके सेंटर में आप बता रहे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप मांग कर रहे हैं। पेपर लीक जो हुआ वो इन जनरल हुआ और बहुत मास लेवल पे पेपर लीक हुआ, टेलीग्राम पे पेपर बिक रहे थे। एनटीए ऑफिस के बाहर रोती हुई इस मां की दलीलें सुनने वाला कोई नहीं है। खेलने लगा है बच्चे को, मेरे प्लीज सर, प्लीज यहाँ 2-3 घंटे से है बेटा, 2-3 घंटे से इतनी गर्मी में आप खड़े हुए हैं, तो अब क्या कुछ अंदर बातचीत नहीं हो पा रही है बच्चे? हमको नहीं कुछ पता। बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक है बात कर रहे हैं, पर हम बोले कि नहीं, उनको सुरक्षित बाहर लाइए। हम विश्वास हम किसी पे नहीं कर सकते, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते आज के समय में। क्या रैंक आई आपके बच्चे की? कैसी पढ़ाई की थी? पूरी तो अच्छे से तैयारी किया था, 625 नंबर है, 53,000 रैंक दिए हैं। कहाँ के रहने वाले आप लोग? यहाँ पे पटना बिहार। बच्चा यहाँ पे अकेले रह के पढ़ाई कर रहा है? हम लोग पटना से ही सब लोग आए हैं इंसाफ के लिए। हम सीधा बोल रहे हैं कि रैंकिंग जो 15,000 20,000 तक का होता था उसमें सही से रैंक देकर के सरकारी कॉलेज उन लोगों को प्रोवाइड करें। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए सालों से तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आज परेशान हैं। इसके कई कारण हैं। नीट यूजी 2024 की कट ऑफ इतनी हाई क्यों? वक्त की बर्बादी पर ग्रेस मार्क क्यों? नीट यूजी 2024 में 67 कैसे हो गए? परीक्षा में धांधली पर एनटीए की कार्रवाई कब? नीट के रिजल्ट में तथाकथित धांधली के आरोप लगने के बाद
देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट के रिजल्ट को रद्द करके दोबारा एग्जाम कराने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। याचिका में 4 जून को घोषित हुए नतीजों के आधार पर काउंसलिंग रोकने की मांग उठाई गई है। नीट धांधली मामले की जांच एसआईटी से कराने की गुहार लगाई गई है। स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इससे इनकार कर रही है। छात्र चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम कराया जाए, लेकिन एनटीए दोबारा एग्जाम के पक्ष में नहीं है। स्टूडेंट ग्रेस मार्क देने पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि एनटीए ग्रेस मार्क को सही ठहरा रही है। क्या ये ठीक है कि एग्जाम सेंटर पर देरी से परीक्षा शुरू होने के लिए 1600 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? जब मीडिया ने एनटीए से जानना चाहा कि इसके पीछे क्या कारण है, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया था। देखो, एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपनसेट लॉस ऑफ टाइम। इस इशू को लेके हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया। नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। थैंक यू। एनटीए भले ही धांधली की बात न माने, लेकिन ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने धांधली के सबूत दिए हैं। पटना के एक अभ्यर्थी से आंखों देखी सुनिए। मेरा सेंटर पटना में बेली रोड के पास पड़ा था और वहीं पे बाजू में मेरे एक लड़की खड़ी थी, मतलब बाजू तो नहीं, 2-3 हैंड डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी थी। तो वो बार बार एक पेपर पलट रही थी, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जाके उससे पूछा कि तुम किस चीज़ का पेपर पलट रही हो, और उसने बोला कि वो आकाश का प्री नीट का पेपर देख रही है। तो मैंने बोला कि जब तुमने ऑलरेडी दे दिया तो इसे बार बार क्यों देख रही हो? तो वो बोली कि वो कॉन्फिडेंट है कि अगर उसे आकाश के प्री नीट में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसे नीट में भी आ जाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन को रिव्यू कर रही थी बार बार। तो मेरे को याद है कि उसने मेरे को फर्स्ट पेज दिखाया बस, जो कि एग्जैक्ट फर्स्ट पेज, जिसमें आकाश के पेपर में होता है कि फर्स्ट पेज में बस 3 क्वेश्चन रहते हैं, और फिर अगला पेज पलटा जिसमें आकाश में 8 क्वेश्चन रहते हैं नेक्स्ट पेज में, और मैंने वो 11 क्वेश्चन देखे थे। तो जैसे ही मैंने एग्जाम हॉल में मैंने फिजिक्स किया, तो मेरे कोड में जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, वो उस पेपर के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस थे। कई सेंटर पर गलत पेपर दिया गया, कहीं इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में लिखे पेपर दिए गए। शिकायत करने पर उसी पेपर के जरिए परीक्षा देने की बात कही गई। सवाई माधोपुर के एक अभ्यर्थी की आप बीते सुनिए। 2 बजे हमें पेपर मिला और हमें सबसे पहले हमें हिंदी वाला सेट का पेपर दे दिया गया। फिर हमने उनको बोला भी कि हिंदी वाले सेट का पेपर है, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें यही पेपर करना पड़ेगा। हमने 10-15 मिनट वेट भी किया, उस पेपर को सॉल्व भी किया, पर OMR नहीं भरी। पर उन्होंने जब बिल्कुल मना कर दिया कि तुम्हें दूसरा पेपर मिलेगा ही नहीं, फिर हमने OMR भरनी स्टार्ट करी। लेकिन वो 5 मिनट बाद दोबारा आए और हमसे हमारा पेपर ले गए। OMR वही रहने दी पुरानी वाली। फिर हमें दोबारा इंग्लिश का पेपर दे गए, लेकिन OMR वही रहने दी पुरानी हिंदी वाली। तो हमने बोला कि यहाँ OMR और पेपर का सेट जो है वो मिसमैच्ड है, पर उन्होंने नहीं सुनी। 4 जून को नीट का रिजल्ट आया था, तभी से बवाल मचा है। किसी को ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति है, किसी को अपने मार्क्स पर। अब लखनऊ के आयुषी पटेल का केस सुनिए। आयुषी की OMR सीट फट गई, ऐसा दावा कोई और नहीं बल्कि एनटीए ने ही किया। आयुषी भी अब हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। एनटीए ने जो भी ट्वीट किया है कि इस वेबसाइट पे मेरा रिजल्ट निकल सकता है, तो नाउ लेट मी चेक कि मेरा निकलता है कि नहीं। आई एम थैंकफुल कि उन्होंने मेरे चीज़ों का रिप्लाई दिया। आई फिल्ड इन माई डिटेल्स। See, I'm sorry, but my OMR is not generated, neither my result is generated. So, like, this is the reply of mine to NTA's tweet जो अभी उन्होंने की है, and this is my application number जो मैंने सेम वहाँ पे डाला, and like मेरा result is not opening, if you can see. भोपाल की रहने वाली निशिता ने भी नीट का एग्जाम दिया था। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्किंग रिकॉग्निशन और आंसर शीट के मिलान पर 720 में से 617 नंबर आ रहे थे, लेकिन जब